बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी सुबह खुशगवार और पॉजिटिव गुजर रही होगी। आज मैंने हमारे फ्यूचर के, हमारे कल के पीछे, कामयाब कल के पीछे क्या राज है वो आपसे डिस्कस करना है। ऑफ कोर्स व्यूअर्स, एज यू नो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोशिश करता है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करे। मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती जो कल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। लेकिन जब हम अपने कल के बारे में सोचते हैं तो उस कल को खुशगवार या पॉजिटिव या कामयाब बनाने के लिए आज पे तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी होती है। अब आज पे तवज्जो कैसे दी जा सकती है और आज को कैसे इतना पॉजिटिव बनाया जा सकता है कि कल भी आपका सिक्योर हो। रूटीन, स्केड्यूल, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, आज हम बात तो करेंगे बच्चों के समर हॉलीडेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या ऐसी चीज़ें और एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं उनको बिज़ी रखने के लिए। उसका रीज़न और पर्पस ऑब्वियसली ये है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चे जो हैं वो घरों पे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो परेशान भी हो रहे होते हैं। पहला हफ़्ता तो बच्चे भी उछल कूद में इंजॉय करते हुए गुजार देते हैं। पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं कि चलो बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा मिल रहा है। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं तो इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है कि अब इनको बिज़ी कैसे रखें, क्योंकि अगर बच्चे फारिग होते हैं तो फिर वो माँ बाप को भी कुछ नहीं करने देते। सो बच्चों को भी प्रॉपर पॉजिटिव तरीके से हमने बिज़ी रखना है। इन डिवाइसेस, इन गैजेट से तो हमने इनको दूर ही रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर सारा टाइम बच्चे गैजेट्स पे लगे रहेंगे, आई साइट अलहदा ख़राब, मेंटल हेल्थ के इशूज़ उसके अलावा। सो रूटीन, देखिए व्यूअर्स, हम जब छोटे होते हैं तो एक रूटीन होती है। हम सुबह एक सर्टन टाइम पे उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, तैयार वगैरह होते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल में एक पूरा स्केड्यूल बना होता है कि भाई यही क्लास इस टाइम होगी। वहाँ से फ्री होके जब स्कूल से निकलते थे तो माँ बाप पिक करते थे, हमें घर ले जाते थे। हमें पता होता था कि अब लंच टाइम है, या कुछ लोग घंटा अपने बच्चों को सुला देते थे, या फिर डायरेक्ट बच्चे जो हैं वो अपनी ट्यूशन्स वगैरह पे चले जाते थे। शाम को एक टाइम होता था जिस पे बाहर उछलने खेलने की इजाज़त होती थी, या टीवी देखने का टाइम होता था, और सो जाते थे। अब ये क्या है? ये एक रूटीन है, ये एक दिन का स्केड्यूल है। व्यूअर्स, मैंने हमेशा एक ही चीज़ देखी है कि कामयाब इंसान वही होता है जिसकी रूटीन और स्केड्यूल बनाने का अंदाज़ सेंसिबल होता है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं पीटीवी से जब सुबह निकलती जब मैं पीटीवी सुबह आती हूँ, यहाँ से फ्री होके 12 बजे प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, 12:30 तक टीम वगैरह के साथ मीटिंग वगैरह करके बंदा निकल गया। अब 12:30 अगर मैं माल रोड से निकली हूँ और मैंने जाना है डिफेंस यानी कि डीएचए, रास्ते में बहुत से इलाके आते हैं। डीएचए आता है, मतलब गुलबर्ग से आप इधर से पीटीवी से निकली, माल रोड से गुजरते हुए फिर अपर माल आया, अगर गुलबर्ग से एंटर हुए तो फिर गुलबर्ग आया, फिर कंटोनमेंट आई, कैवलरी ग्राउंड, ये वाले एरियाज़ आए और फिर डीएचए आया। अब घर से लेके काम तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। अगर कोई बैंक का काम है तो बंदा बैंक का चक्कर लगा रहे, घर के लिए ग्रोसरीज ख़रीदनी है आप वो ख़रीद लें, अगर फल गोश्त वगैरह जाके स्पेशल जगहों से लेना है आप वो पिक कर सकते हैं। अगर रास्ते में आपने कहीं बच्चों को ड्रॉप किया है सुबह आते हुए तो आप उनको पिक कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मेरा एक चक्कर इस डायरेक्शन में लगता है तो वापसी के चक्कर में जो भी रास्ते के काम है कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी सहेली ने भी कहा है कि जुगन यार मुलाकात नहीं बड़ी देर से हुई, तो मैं दोपहर 4 बजे का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगी, मैं कहूँगी यार चलो लंच पे मिल लेते हैं। मैं काम से फ्री होके रास्ते में ऑब्वियसली किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उठाते हैं, कुछ उठा लिया, घर जाके मुलाकात कर ली, वहाँ पे घंटा डेढ़ बंदा टाइम गुजारे और वहाँ से घर चला जाए। ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना। मुझे अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार तुम एक दिन में 15 काम कर लेती हो, मैं अपना ऑफिस अटेंड कर लूँ या बैंक का चक्कर अगर लगाना है या कुछ तरह का काम करना है वो कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। इट्स अबाउट स्केड्यूलिंग व्यूअर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्या करती हूँ कि मेरे फ़ोन में है कैलेंडर। इस कैलेंडर के अंदर मैं अपनी पूरी स्केड्यूलिंग कर लेती हूँ। हर बंदे के फ़ोन के अंदर कैलेंडर होता है। अब जैसे कि मई का दिन है, आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या क्या काम करने हैं, मैंने अपना 29 की डेट को निकाला। मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग शो के बाद मेरी एक इधर पीटीवी पे रिकॉर्डिंग ही है, उसके बाद 3:15 में एक मेरी कमिटमेंट है। अगर मैं 2-2:30 बजे तक यहाँ से फ्री हो जाती हूँ तो मेरे पास आधे घंटे की विंडो आ जाती है। मैंने एटीएम से जाके पैसे निकालने में वो पैसे भी निकाल लूँगी, अगली 3 बजे जगह चली जाऊँगी, वहाँ से 2.5 घंटे बाद फ्री होना है। फिर घर जाने के रास्ते में अगर कोई ग्रोसरी या कोई चीज़, मैं घर फ़ोन कर लूँगी कि बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, खाने पीने की, बनाने की, बच्चों की कोई चीज़, वो चीज़ें करती हुई फिर मैं घर जाऊँगी।
फिर शाम को बच्चों को पार्क ले जाऊंगी। तो व्यूअर्स, एक दिन में हम बहुत से काम और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अगर हम अपने स्केड्यूल को प्रॉपर तरीके से बनाएं। और व्यूअर्स, ये तो डे टू डे की बात कर रही हूँ, लेकिन जो इंसान अपनी डे टू डे की अच्छी स्केड्यूलिंग करता है वो अपनी फ्यूचर की भी अच्छी स्केड्यूलिंग करता है। अब मुझे पता है कि अगस्त के एंड में हमजा ने जब कनाडा जाना है तो मैंने उसके साथ जाना है, वहाँ पे जाके उसके 2-3 महीने काम वहाँ पे सेटल कराने हैं और अपनी भी 1-2 चीज़ें देखनी है। अब मुझे पता है कि एंड ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, 2 हफ्ते मैंने पाकिस्तान में नहीं होना। मैंने मॉर्निंग शो की रिकॉर्डिंग्स भी करनी होंगी, मैंने अपने काम के भी बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्निंग शो के अलावा मेरी एक स्किन केयर, हेयर केयर की ब्रांड है, प्लेस, दूसरी चीज़ें, कमिटमेंट्स होती हैं। तो व्यूअर्स, अगर हमारी स्केड्यूलिंग एक तो डेली की हो, वीकली की हो और फ्यूचर की भी हमने अपनी स्केड्यूलिंग और प्लानिंग की हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो कामयाबी की सीढ़ियाँ आसानी से नहीं चढ़ सकता। और ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे भी इसको सीखेंगे। सो आजकल का ज़माना है मल्टीटास्किंग का, एक टाइम पे 6 चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। एक वक्त होता था जब लोग कहते थे भाई एक काम करो तो बस वही काम करो, अब तो लोग काम भी 6 एक टाइम पे कर रहे होते हैं। किसी ने घर पे केटरिंग की बिज़नेस भी शुरू किया, जैसे अगर हम कुकिंग की बात कर लें तो किसी ने कोई रेस्टोरेंट में भी जॉब कर रहे हैं या किसी ऐसे इदारे में जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने घर पे अपनी केटरिंग की भी बिज़नेस स्टार्ट की हुई है, साथ में उन्होंने अपने यूट्यूबिंग या ऑनलाइन भी, एक ही काम से 3-4 काम लोग कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज़, अपने फ्यूचर्स को सिक्योर करने के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं तो उसमें रूटीन और स्केड्यूल बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दिन का आगाज़ जब आप पॉजिटिवली करते हैं, सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहला काम ये करें कि अपने बेड को बनाएं, बेड को बना के उसको सेट करें। उसके बाद जो आपके करने वाले काम हैं आप उनको मैनेज करना शुरू करें। मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ, लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज का, टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज का, क्योंकि लोग फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। आप फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद बाहर निकल जाएं, आधा पौधा घंटा अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें, वटेवर। अगर सुबह के नाश्ते की कोई चीज़ें तैयार करनी है जो पकने वाली हैं या चूल्हे पे छोड़ने वाली हैं, तो आप थोड़ी सी चीज़ें स्टार्ट करके जा सकते हैं। अगर सुबह सुबह फॉर एग्जांपल कपड़े वॉश करने हैं, जाने से पहले आपने मशीन में कपड़े डाले, आप अपनी वॉक पे चले गए, आधे पौने घंटे बाद वापस आए, अगर कपड़ों की साइकिल ख़त्म हो गई, उसको आपने ड्राइंग पे डाल दिया या लटका दिया, फिर आप तैयार हो गए। देखिए व्यूअर, साइमल्टेनियसली चीज़ें हो सकती हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिक्कत होती है, लेकिन कोई भी काम अगर आप रूटीन में 25 से 30 दिन करें, एक्चुअली तो ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो काम आप 30 दिन लगातार करते हैं वो आपकी रूटीन का, आपकी ज़िंदगी का एक रेगुलर हिस्सा बन जाता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को एक हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाए और रूटीन, डेली की स्केड्यूलिंग अपनी करें ताकि आप आगे ना तंग हो। देखिए, सुबह उठना, अपने कैलेंडर को, और अगर आप अपने, जैसे कि मैंने बताया ना कि फ़ोन के कैलेंडर के अंदर ये चीज़ डाल देते हैं तो देन इट मेक्स लाइफ अ लॉट ईजियर। अगर आपके कैलेंडर के अंदर चीज़ लिखी हुई है, आपने सुबह उठे सबसे पहले अपना फ़ोन खोला, अपना कैलेंडर को चेक किया कि भाई ये चीज़ें मैंने आज के दिन में करनी है, फिर आपने अपना तरीका बना लिया। मैं तो आपको पता है व्यूअर्स, एक्चुअली अपने फ़ोन में, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि कल मेरी डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट है तो मैंने टाइमिंग लिखी हुई है, सुबह मॉर्निंग शो है, फिर मेरी 12:45 पे कल डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट है, उसके बाद मैंने रास्ते में कुछ ग्रोसरीज और कुछ चीज़ें उठाते हुए जाना है क्योंकि रात को 8 बजे मेरे घर कल डिनर है, तो मैंने उसकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हुए जाना है। और रास्ते में फूल वाले से मैंने फूलदान आज उधर ड्रॉप करवा देने हैं, फूलदान कल मैं बने हुए फूलों के उनसे उठा लूँगी और घर जाते हुए फूलदान, मीठा और ये चीज़ें उठा के घर पहुँच जाऊँगी। उसके बाद फिर घर पे 8 बजे डिनर है। सो माई पॉइंट इज़, अगर हम स्केड्यूलिंग सही तरीके से करते हैं हम तंग नहीं होते। मैंने लोगों को बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ पे देखा है, पार्टी पे एकदम से हड़बड़, एक थरथली मच के आया है, केक ही नहीं कोई लेके आया, हाय अल्लाह, किसी ने फोटोग्राफर ही नहीं, किसी को कोई बंदा नहीं अरेंज किया तस्वीरों के लिए। क्यों? क्योंकि स्केड्यूलिंग नहीं की और डिसिप्लिन के साथ आगे नहीं चले। खैर, एक और इंडिविजुअल जो हमारे प्रोग्राम में अक्सर बड़े डिसिप्लिन और बड़े फोकस के साथ आती हैं और अपनी सारी चीज़ें स्केड्यूल और प्लान करके आती हैं, वो है शेफ़ सैयदा नूर हैदर। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा शेफ़ नूर, हम बात करें रूटीन की और स्केड्यूल की। मैंने एक बात नोटिस की है, हम औरतें जो हैं हम बड़े तरीके से अपना स्केड्यूल बनाती हैं क्योंकि हमने 36 चीज़ें संभालनी होती हैं। बिल्कुल। मर्द हज़रात सुबह काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, अगर बीच में कह दो कि जी प्लीज़ आप 3 बजे जाके ना ये सौदा उठा कर लीजिएगा, फ़लाँ जगह से घर लेते आइएगा, तो अक्सर भूल जाते हैं या कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं था। जबकि
टाइम होता है, टाइम को मैनेज करना नहीं आता। जैसे आपने अभी बोला कि मैं कैलेंडर से जो है वो सारी चीज़ें अपनी जो है वो लिख लेती हूँ और कर लेती हूँ, अलार्म भी लगा लेती हूँ। मेरे पास होती थी डायरी, आपको पता है अक्सर जो है वो कंपनीज ब्रांड्स वगैरह डायरियां भेज देती थी, मग और डायरी, पेन टाइप एक डब्बा आता था। तो जैसे ही इस तरह की कोई चीज़ आती थी, मैं सबसे पहले उस साल की जो डायरी आती थी उसको संभाल लेती थी और उस डायरी में डेली लिखती थी। हाँ। अब अल्लाह का शुक्र है कि ज़माना बदल गया, आप हर चीज़ फ़ोन में कर लेते हैं, आपके पास एक डिवाइस है, तो इस डिवाइस का एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इस पे सिर्फ रीलें देखते रहते हैं, टिकटॉक देखते रहते हैं, चीजें बना के लगाते रहते हैं। जिंदगी के काम भी तो करने हैं। आप जो ये काम करती हैं मेरे हस्बैंड करते हैं, वो कहते हैं, मुझे भी अक्सर कहते हैं कि लिख लो, लेकिन मुझे याद रहता है कि मैंने ये काम करना है। मैं रात को ही अपना जो है ना अपनी रूटीन सेट कर लेती हूँ कि दूसरे दिन मुझे क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर रूटीन से चलेंगे आपने सब कुछ अपना जो है आराम से अच्छे से मैनेज हो जाएगा। कपड़े भी धुल जाते हैं, खाना भी बन जाता है, चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मेरी एक दोस्त है, वो उसकी, अब कुछ लोग होते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी जनरली कमज़ोर होती है, वो यही कहती है कि यार हफ्ते में एक दफ़ा तो मैंने बीमार होना ही होना होता है, कभी कमर में दर्द, कभी ये कभी वो। पता है उसने क्या करना शुरू किया? जिस दिन उसके पास ज़रा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है वो एक्स्ट्रा 2 हांडियाँ बना के फ्रीज़ कर देती है। जिस दिन उसकी तबीयत थोड़ी ऑफ होती है उस दिन उसको यही होता है ना कि एक मेन चीज़ होती है कि मियाँ बच्चे वगैरह खाना शाना खा लें, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे सिर्फ उसी के हाथ का खाते हैं, बाकी सारे काम घर वाले कर लें, मासी वगैरह कर लें। तो वो क्या करती है कि वो बड़े डिसिप्लिन तरीके से अपने खाने को उस हफ्ते का एक दिन अगर कोई ऑफ होगा, लेकिन उसका बना हुआ होगा, तो उसका बना हुआ, हाँ जी, उसको कोई परेशानी नहीं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हाँ, हमारे घर में भी यही प्रॉब्लम होती है शेफ नूर। प्रॉब्लम तो नहीं, कर अल्लाह मियाँ का बड़ा करम है कि मेहमान घर आते हैं व्हाटएवर, बट अक्सर ऐसे होता है कि शाम के 7 बजे फैसल का फ़ोन आ रहा है, मैं घर आ रहा हूँ, 8 बजे 3-4 गेस्ट भी आ रहे हैं, मेरी बड़ी ज़रूरी मीटिंग है। अब 8 बजे जो बंदा आएगा उसको मैं चाय दे के तो नहीं भेज सकती ना, खाना रात को 8 बजे खाने का टाइम। बिल्कुल। तो हम लोग फ्रीज़ करके कुछ रख देते हैं, क्योंकि वीक में ज़रूर कोई एक ऐसा दिन होता है, तो इतनी लंबा कोई फ्रीजिंग प्रोसेस भी नहीं होती। हलीम बना के रख ली, निहारी बना के रख ली, 2 गोश्त की डिशेस बनी हुई है, तो दाल सब्जी में कहाँ टाइम लगता है। हाँ जी, और कबाब अगर आपके बने हुए हैं, आपने सैलड बनाना है और आपने उसको निकाल के गर्म करना है, और दाल और सब्जी तो जल्दी बन जाती है। हम यही करते हैं, हम हर 2 हफ्ते बाद शामी कबाब का लॉट बना लेते हैं, समोसों का लॉट बना लेते हैं, उनको फ्रीज़ कर देते हैं, रोल फ्रीज़ कर देते हैं, 2 हफ्ते में मुक जाते हैं। मेरे घर में भी यही होता है, और चीज़ें बनी होती हैं। और यही तो बात है, इसीलिए तो यही तो डिफरेंस है उन लोगों के घर में, जब लोग कहते हैं ना कि यार उनके घर जब भी जाओ इतना लश खाना पीना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बड़े बड़े महल होते हैं, उनके घर जाओ तो दाल भी नहीं होती खाने के लिए। सही कह रही है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कोई आ रहा है। जी सही कह रही है। तो हम बेसिक लेवल पे अगर ऑर्गेनाइज चले तो हम बहुत से काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जिंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजर सकती है, बड़ी अच्छे से तरीके से गुजर सकती है, और अपने लिए टाइम भी कुछ बच जाता है। जी। किचन में आज क्या बना रही है? किचन में आज बना रहे हैं जी चिकन ग्रिल्ड स्टेक चीज सैंडविचेस, और साथ हम इसके बनाएंगे फ्राइज और सैंडविच, तो इतनी कैलोरीज नहीं, ये ग्रिल सैंडविचेस हैं, इसमें कोई वो कैलोरीज की तो है ही नहीं। इसको हम ग्रिल करेंगे। ये हो सकता है। अब जो फॉर एग्जांपल आप ये वाले अगर सैंडविचेस घर पे बनाते हैं, जो बंदा जरा डाइट कॉन्शियस है, या जो ब्राउन ब्रेड में बनेंगे हमारे, जो ब्रेड को अवॉइड करें, देखिए वो लोग भी तो है ना जो ब्रेड खाते ही नहीं। बिल्कुल। तो आप ये सारा कुछ बना सकते हैं ब्रेड को माइनस करके। जैसे कि आपने स्टेक सैंडविच के लिए चिकन का स्टेक बना लिया, साथ में सैलेड जो आपने उसके अंदर डालना था वो आपने उसका सैलेड, ग्रीन सैलेड बना लिया, उसी चीज़ से आपने बच्चों को और बाकी लोगों को केटर कर दिया। बड़े लोग आजकल मियाँ बीवी डाइट कॉन्शियस होते हैं कि यार हम डबल रोटियाँ नहीं खाते, हम रोटी चावल चीनी अवॉइड करते हैं, तो वो इसी को एज अ ग्रिल्ड स्टेक भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, रेसिपी की तरफ जी। मुर्ग का गोश्त हमें चाहिए जी 1 किलो, नमक चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च चाहिए पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर चाहिए 2 चाय के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए 2 चाय के चम्मच, ऑयस्टर सॉस चाहिए 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस चाहिए 2 खाने के चम्मच, बारबेक्यू सॉस और केचप, गार्लिक मायो, आइसबर्ग ये हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, ब्रेड 1 अदद, और हमें चाहिए जी चीज़ स्लाइसेस, एलापिनो पेपर हस्बे ज़रूरत, और लेमन हर्ब सॉस जो चाहिए वो हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए। सबसे पहले जो हमने सारे मसाले, नमक, काले मिर्च, सफ़ेद मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पाउडर, ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस, ये चिकन के फले हम बिल्कुल ब्रेस्ट की पे हम फिले काटेंगे और उसको हम हैमर से पतला कर लेंगे ताकि उसके रेशियो ब्रेक हो जाएं और जल्दी वो ग्रिल हो जाएं। हमें कोई पानी शानी डालने की ज़रूरत ना हो, और उसमें सारी सॉसेस और सारे मसाले डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। अगर आप ओवरनाइट कर लें तो वो सबसे बेस्ट है, आपको ग्रिल करने में सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे।
ये हमने चिकन को ग्रिल कर लिया और उसके बाद हमने ब्रेड के ऊपर मायो लगाई, उसके ऊपर आइसबर्ग का एक वो रखा लेटर रखा और साथ हमने उसमें चीज़ स्लाइस रखा और साथ हमने चिकन जो है वो ग्रिल कर लिया। जब हम चिकन ग्रिल करेंगे तो उसके ऊपर फिर हम बारबेक्यू सॉस डिज़ल करेंगे। अगर आपको स्टेक नहीं पसंद तो आप इसको छोटे छोटे उसी चम्मच से छोटे छोटे आप इसके जूलियन कट काट के वो भी कर सकते हैं और सॉसेस डाल के हमने बारबेक्यू सॉस डाल के मिक्स किया और वो हमने अपनी ब्रेड के ऊपर रख दिया। उसके ऊपर फिर हम एलापिनो सॉस, लेमन हर्ब सॉस और थोड़ी सी हम करेंगे केचप और गार्लिक सॉस, उसको डिज़ल करेंगे और सेकंड स्लाइस उसके ऊपर रख के और ये आपने जो है इसको ग्रिल पैन में ग्रिल करके और आपने इसको सर्व कर देना। और अगर ग्रिल पैन नहीं है तो बड़े लोगों के पास वो फ्लाइंग सॉसर बनाने वाले भी होते हैं, स्टील वाली चीज़ें आपके पास वो भी होते हैं, सैंडविच मेकर भी होता है, तो आप किसी में भी बना सकते हैं इसको। और बाय द वे अगर आप इसको ये खरीदने बड़ी आसानी है हर चीज़ के लिए। हाँ, ये ग्रिल पैन बहुत ही एक आसान और बाय द वे फ्राई पैन जितनी उसकी कीमत होती है बहुत चीप। मेरा इतने अरसे से आप सोचे पहले तो बहुत महंगा होता था, 10 साल हो गए ये मेरा यूज हो रहा है। नहीं बट शेफ नूर आप ये देखिए कि 10 साल पहले ये बड़ा महंगा होता था क्योंकि ये नॉवेल्टी आइटम था। अब क्योंकि आम हो गया तो इस वजह से इसकी कीमत उतनी हो गई जितनी फ्राई पैन की, वरना तो बंदा पहले कहते हुए भी लोगों को घबराता था कि आप ले ले, तो वो कहते थे भाई हम 8,000 रुपए का बस एक पैन खरीद लें। हाँ जी। तो बात ये कि अब तो अफोर्डेबल भी बहुत हो गया। जिस तरह घर में फ्राई पैन और तवा होता है उस तरह हमें एक ग्रिल पैन घर में रख लेना चाहिए। व्यूअर्स, बंदा बड़ा ही सौखा हो जाता है, बड़ी आसान हो जाती है चीज़। आपने बिहारी कबाब बनाने हैं, तिक्के बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, कोयले वाली उस चीज़ से अगर आपने बचना है कि मतलब अगर आपके घर में कोई अंगीठी वाला सिस्टम नहीं है तो आप ग्रिल पैन पे बनाएं, कोयले को थोड़ी सी गर्म करें, वो जब रेड हो जाए तो वो उसी ग्रिल पैन के अंदर उसके ऊपर रख के उसको ढक दे 2 मिनट के लिए, आपको बारबेक्यू का जायका भी आ जाएगा। बिल्कुल जायका आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे साथ हम फ्राइज हमारे कट होंगे और ब्लांच होंगे और उसके बाद हम कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा हैंडफुल उसको डाल के मिक्स करेंगे, फ्रीज करेंगे और फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, उसको फ्रीज कर दें और वो फिर आप बार बार भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इतना अमाउंट, जैसे कि ये चिकन भी आपने जैसे कि मैरिनेट करके रख दिया, आप डबल अमाउंट मैरिनेट कर लें, एक पोर्शन आप फ्रीज कर दें। जब आप इसको डिफ्रॉस्ट करके बनाएंगे, लिटरली आप डिफ्रॉस्ट करके इसको ग्रिल पैन पे रखेंगे और आपकी चिकन 5 मिनट्स में तैयार हो जाएगी, क्योंकि फ्लेवर उसमें रच पच गया, वो बल्कि जल्दी ग्रिल होगा। हाँ जी। तो यहाँ पे भी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि हम बच्चों को किस तरीके से ऑक्यूपाइड रख सकते हैं, मसरूफ़ रख सकते हैं समर्स के अंदर, और क्या गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की रूटीन बनानी चाहिए। सारा साल तो वो रूटीन में चल ही रहे होते हैं, तो ये तो 3 महीने या 4 महीने या कुछ जगहों पे 2 महीने छुट्टी होती है, तो क्या इन छुट्टियों में हमें बच्चों को फ्री रखना चाहिए? क्योंकि स्कूल्स ने भी अब होमवर्क्स देने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जी अब बच्चे अगली क्लास में जा रहे हैं अगस्त सितंबर में, तो होमवर्क और कोई इस तरह की चीज़ें दी नहीं जाती। सो क्या बच्चों को बिल्कुल फ्री रखना चाहिए, रूटीन अभी भी ज़रूरी है? इस पे हम डिस्कशन करेंगे अपने एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को किस तरह से ऑक्यूपाइड रखें, और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए। देखें, रहते हम सब एक ही घर में हैं। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तब वो बच्चे स्कूल की जिम्मेदारी होते हैं, तो माँ बाप बहुत रिलैक्सड होकर अपना टाइम गुजार लेते हैं कि भाई हम काम पे हैं, अभी 2-2:30 बजे बच्चे फ्री होंगे, हम उनको पिक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या नाना नानी दादा जो भी जैसे भी एक सिस्टम चल रहा होता है, वो सिस्टम बिल्कुल उलट हो जाता है। उलट क्या हो जाता है, बिल्कुल ही बदल जाता है इन द समर्स या इवन विंटर में। अगर 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की ब्रेक हो, उस वक्त समझ नहीं आती कि बच्चों के साथ क्या करें। हफ्ता 2 हफ्ते 10 दिन तो निकल जाते हैं, उसके बाद कन्फ्यूजन कि अब क्या करें। हम तो जब छोटे होते तो हमें हॉलीडे होमवर्क मिलता था, वो होमवर्क हमें मुकम्मल करना होता था महीने के एंड तक, मतलब गर्मियों की छुट्टियों के एंड तक, और वो इतना होता था कि अगर आप शुरू से ना शुरू करते तो आप कभी भी टाइमली नहीं कंप्लीट कर पाते थे। अब क्योंकि ये ईयर एंड होता है, साल का एंड होता है, तो मतलब समर स्कूल या समर का होमवर्क क्या दें। सो बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को ऑक्यूपाइड रखें, और इन लोगों ने पर्सनली भी क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की। हमारे साथ 2 ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स हैं जो ऑब्वियसली बड़े प्यारे दोस्त भी हैं हमारे मॉर्निंग शो के भी, और मेरी पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं। साइमा नज़ीर साहिबा हमारे साथ हैं, पेरेंटिंग कोच, एजुकेशनिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एंड हमजा की मामा
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शुक्रान। हाँ, इनका हमजा इनका वाला है, मेरा वाला मेरा है, लेकिन बच्चे सबके सांझे होते true, हैं। तो ये हमजा की मामा भी हैं। अच्छा साइमा की एक बात आपको मैं ज़रूर इंटरेस्टिंग बताऊं बिफोर आई मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वेरी ब्रिलियंट गेस्ट। साइमा ने अपने बेटे हमजा को काफ़ी साल इनिशियली होम स्कूल किया, यानी कि घर पे खुद पढ़ाया, यानी कि ये माँ भी थी और स्कूल भी थी। तो इनसे वो वाला पर्सपेक्टिव भी हम लेंगे, क्योंकि इनको तो समर स्कूल और नॉट समर स्कूल, समर वेकेशन नॉट वेकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। देन वी हैव अ पर्सनैलिटी जिनको लोग दुआएं भी देते हैं और बुरा भला भी कहते हैं। इसलिए दुआएं तो वो लोग देते हैं जो बच्चों, जब ये बच्चों को ऑक्यूपाइड रखती हैं, जब ये बच्चों को नहीं ऑक्यूपाइड रखती, बीइंग द हेड ऑफ मतलब डिफरेंट स्कूल्स की आप हेड भी रह चुकी हैं। तो हमारे साथ सैयदा अनीका शफीक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एंड शी हैज़ रन मेनी अ स्कूल एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ हेड इनको पता होता है कि भाई किस किस्म की स्केड्यूलिंग करनी है, किस किस्म की चीज़ करनी है। इन्होंने ही गाइड करना होता है आगे टीचर्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि देखिए एक वक्त था जब समर स्कूल मतलब नॉट समर स्कूल बट समर होमवर्क मिलता था, और बाय द वे स्कूल समर स्कूल भी करते थे जी, जिसमें पढ़ाई कम और बच्चे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। बच्चे पिछले 10 दिन से खा रहे हैं, कसम से मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। बच्चों का अचार डाल के उनको बयाम में डाल दूं, क्या करूं? जी जी, थैंक यू। बहुत ही आज का आपने ना रेलेवेंट टॉपिक पकड़ा है, बिकॉज बिल्कुल स्कूल अभी क्लोज़ हुए हैं। और अच्छा, जो आजकल सिचुएशन है उसमें एक तो ईयर एंड हो जाता है। अर्लियर एग्जामिनेशन मार्च में होता था, तो वो मिड ईयर होता था, तो होमवर्क में वो रेपिटेशन दे देते थे। बट अभी ये है कि चूँकि ये ईयर एंड होता है, बच्चे प्रमोट हो जाते हैं टू द नेक्स्ट लेवल, तो फिर या तो रीइंफोर्समेंट के कुछ टास्क होमवर्क में दिए जाते हैं, अदरवाइज प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो ये है कि कि एक तो किताबें दी जाती हैं, एक लिस्ट दी जाती है कि जी ये किताबें आपने पढ़नी है, और ये वाले आपने कोई Projects प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें दे देती हैं कि साइंस का एक प्रोजेक्ट हो गया, एक पाक स्टडीज़ का हो गया, ऐसा ही। अब डेफिनेटली उसका एक तो फॉलो अप मुश्किल हो जाता है ना, वो चीज़ें जो कि आप कागज़ पे देख सके, टेंजिबल हों, तो वो लगता है कि बहुत होमवर्क मिला, बच्चों को भी होता है कि ये करना है। बट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, मैं आई विल लाइक टू स्पीक अपॉन दैट कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम उनको समझ लें तो आई थिंक गर्मियों की छुट्टियां एक बेहतरीन मौका होता है जब बच्चे कनेक्ट कर सकें, ए सोशली, बी वो थोड़ा सा अपना जो कल्चर है उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ। और जैसे आपने भी कहा कि ये एक भागती दौड़ती ज़िंदगी में उनके लिए भी एक थोड़ा सा ठहराव आता है। सो अगर उसको प्रॉपर्ली प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, तो गर्मियों की छुट्टियां बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकती हैं। पर देखिए हम बात करें गर्मियों की छुट्टियों की, लेकिन आपने तो साइमा मतलब इनिशियल ईयर्स अपने बच्चे के, एक तो होम स्कूलिंग का क्यों डिसीजन लिया? माँ बाप स्कूल में इसलिए भी डालते हैं क्योंकि आप भी एक वर्किंग पेरेंट ही थी, एंड एज अ सिंगल मदर आई डोंट, हाउ कम? अच्छा जुगन, बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी मेरे लिए भी, बिकॉज मैं खुद एक इसी फील्ड से हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, लोगों को सिलेबस और पूरे स्केड्यूल्स में हेल्प कर रही हूँ। मगर अपने बच्चे को ये लेकर करना, मुझे सिर्फ ये लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइम टेबल को फॉलो नहीं भी करना चाहती थी। यानी मैं अंग्रेज़ी सिर्फ उस वक्त नहीं पढ़ाना चाहती थी कि जब अंग्रेज़ी का लेसन है, मैं अंग्रेज़ी तब पढ़ाना चाहती थी जब उसके अंदर अंग्रेज़ी पढ़ने का शौक़ है। मैथ्स तब करते थे जब मैथ्स का शौक़ डेवलप हो रहा है। तो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे अभी मिस अनीका ने भी जिक्र किया ब्रेक में जब हम बात कर रहे थे, जी, और ब्रेक में भी जब हम बात कर रहे थे, उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एक फ़िक्स टाइम टेबल के अंदर बंद कर दिया जाए। बच्चे का अपना शौक़, उसका मिजाज, उसका लगाव किस तरफ है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा काम करती थी। प्लस आपका क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट है, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि ये फैसला ले लेना और फिर बाद में स्कूल में भेज देना, ये इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। आपने कुछ स्कूल भेज दिया, दुआ करना जुगन, मैंने उसको अब उसका स्कूल स्टार्ट कर दिया, तो आई लुक्ड एट यू एंड सेड साइमा अब क्यों स्कूल शुरू कर दिया? आई टेल यू व्हाई। जब सारा को जब पढ़ के उग गया हमारा बच्चा, तो अब क्या फायदा? तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने उसके स्किल सेट पर काम किया था। मैं अभी भी ये बात करना चाहूँगी, जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, कि अगर आपको स्कूल होमवर्क नहीं भी दे रहा,
आपको पता है कि आपके बच्चे के अंदर कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिस पे मैं पूरे साल की जो भागम दौड़ है उसके ऊपर काम नहीं कर पाती। जैसे सपोज़ उसके रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं, और रीडिंग से मेरा मतलब कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी है। जैसे अगर मैं अपने बेटे को साइंस पढ़ाती थी तो मैं साइंस में उसको कॉन्सेप्ट भी समझा रही हूँ और लैंग्वेज भी डेवलप कर रही हूँ। तो आप समझ रही हैं, तो इट्स नॉट कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है, फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल हो रहे हैं, पार्टी प्लान कर रहे हैं, वी आर डूइंग थिंग्स, हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंसेस में से गुजर रहे हैं और साथ ही साथ हम चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड भी करें। अब क्या हुआ कि उसके कोलैबोरेटिव स्किल्स डेवलप किए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप किए। जब उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप हो गए, ही वॉज रेडी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब स्टेप आउट कर सके रियल वर्ल्ड में। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब वो एक इतने कम्पेटिटिव स्कूल में गया तो वहाँ पर भी माशाल्लाह ही इज़ एडजस्टेड वेल, बिकॉज मैंने उसको किताबें रटा कर एग्ज़ाम्स दिलाकर आगे मूव नहीं किया, मैंने उसके स्किल सेट के ऊपर काम किया। अब उसको कॉम्प्रिहेंशन अगर आती है तो वो कोई भी चीज़ पढ़ेगा, और कोई भी बच्चा अगर उसको ये समझ में आ गया है कि मैंने किताब में से जवाब कैसे ढूंढने हैं तो वो कहीं पर भी होगा तो वो ढूंढ लेगा। अगर उसको ये समझ आ जाए कि मैंने जो बात सोच रहा हूँ उसको अल्फाज में कैसे बयान करना है, वो कहीं पर भी कर लेगा। क्योंकि अनिका जी, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने बच्चों को, वो जो कहते हैं ना जिसको रट्टा या रोड लर्निंग, जिसकी तनकीद हुई है पिछले 20 सालों में, लेकिन हम तीनों तो रट्टा वाले सिस्टम के ही हैं। बिल्कुल हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमें रट्टे ही लगाए जाते थे, और ये कोई नहीं रियलाइज़ करता था कि उस किताब के अंदर जो मटेरियल है उसको समझना और उसमें से खोज करना हमें आना चाहिए। हमें एज यंग पीपल ये पता था बस इसको याद करना है। एग्जैक्टली। और लिटरली एग्जाम देने के बाद हम भूल जाते थे कि हमने क्या लिखा है। आपको याद बहुत कुछ भूल चुके हैं अभी, बहुत चीज़ें जो कि एग्जाम में मस्ट क्वेश्चन आते थे, वी फॉरगॉटन देम बिकॉज उनकी रेलेवेंस याद है कायदे आज़म के 14 मैं पॉइंट्स वही याद कितने आ रट्टे लगाए थे मुझे हमने। वही याद है, मुझे एक भी नहीं याद। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, बिल्कुल, ये चीज़ आई स्टिल रिमेंबर कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स को याद करना। मुझे वही याद जबकि आ वो रहा बड़े है। ब्रिलियंट पॉइंट्स हैं, बट एग्जैक्ट समझ अब आई है हमें उनकी। अब उनकी समझ। उस उम्र पे जब हमें कहा जाता था तो ऐसे लगता था जैसे किसी ने हमें पता नहीं कितनी बड़ी सजा दे दी है। और कितनी अफसोस की बात है कि हम फादर ऑफ आवर नेशन के 14 जो नुक्ते हैं उनको डिस्कस करने के उनको बजाय रट लेते थे, लेकिन उनको समझ नहीं पाते थे। और ये भी नहीं जान पाते थे कि इसकी रेलेवेंस क्या है जिंदगी में, ये कहाँ पर इस्तेमाल होंगे और कहाँ इनका और इसके फायदा। पीछे क्या स्टोरी थी, क्या ऐसा हुआ, बैकग्राउंड क्या वो, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, बस वो 14 पॉइंट्स याद करने होते थे। अच्छा, कैन आई ऐड समथिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जुगन देखो, एक चीज़ को ना हमें ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आज का बच्चा मुख्तलिफ है। आज का बच्चा एक्चुअली वो नहीं है जो मैं थी या जो ये थी या जो आप थी। अच्छा, इसका माइंडसेट भी डिफरेंट है, इसके प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट हैं, इसकी प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट है। सेम वे में पेरेंट्स भी डिफरेंट हैं। सो अब हमारे पेरेंट्स बिल्कुल डिफरेंट थे, ये वाले पेरेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, प्रायोरिटाइज करना लेकिन अभी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो इन पेरेंट्स के लिए जो आज के पेरेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो ये प्रायोरिटाइज करें कि समर ब्रेक जो इतना इम्पॉर्टेंट मिनिमम 2 मंथ्स का पीरियड है, इसको किस तरीके से बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज डज नॉट मीन कि इट हैज़ टू बी इंडोक्ट्रिनेटेड और ये टफ स्केड्यूल बनाया जाए, बट एटलीस्ट ये देखा जाए कि एक बैलेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक बैलेंस ऑफ मिंगलिंग अप, आपका अपनी फैमिली के साथ सोशल इंटरेक्शन, रीडिंग जो इन्होंने जिक्र किया, उसका बेहतरीन वक्त ये है कि बच्चों में थोड़ा सा रीडिंग के टुवर्ड्स, बिकॉज बच्चे स्क्रीन से कनेक्ट हो गए। और यार बात ये कि अब मैं उस दिन अपने बेटे से, हमजा से 19 साल के से बात करी, मैंने कहा बेटा रीडर्स आर लीडर्स, बिल गेट्स को देखो, इसको देखो, इसको देखो। कहते हैं मम्मा अब वो ज़माना नहीं रहा रीडिंग का। जी, मैंने कहा बेटा रीडिंग का ज़माना हर ज़माना होता है। एब्सोल्युटली। बट द फैक्ट इज बाकायदा फैसल, मैं और हमजा बैठ के, और मैं और फैसल एक डिबेट में लगे हुए हैं, हमजा दूसरी। कहता है आप दुनिया बितनी किताबें पढ़ती। मैंने कहा बेटा मुझे टाइम नहीं मिलता, इसके नहीं पढ़ती। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, इवन दो मुझे कहा जाता था मैं नालायक वाला घर का बच्चा हूँ, फिर भी हफ्ते में 2 या 3 किताबें, चाहे वो रोमांस नॉवल होते थे, जो भी होते थे, मैं पढ़ लेती थी। बिल्कुल सही। आई होप जुगन अगर बच्चों को और पेरेंट्स को ये समझ आ जाए कि बुक एक ऐसा दरवाज़ा है जो आपको एक, यू एंटर इट, वो आपको एक दुनिया में ले जाता है जिसमें आप बहुत नॉलेज गेन करते हैं। असल में चैट जीपीटी जैसी जो एप्स आ गई है ना, वो बच्चों ने अब यूज देखिए व्यूअर्स, आई रिमेंबर हम छोटे होते थे तो क्लिप्स नोट्स होते थे, और किताब, जब कोई किताब आप पढ़ते थे तो अक्सर उसकी समरीज आपको मिल जाती थी। तो जो लोग
किताब नहीं पढ़ना चाहते थे वो समरी पढ़ लेते पढ़ थे, लेते। मगर जब एग्जाम में सवाल आते थे उससे रिलेटेड तो अक्सर वो बच्चे फेल हो जाते थे, बिल्कुल। क्योंकि नुक्ते और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो नुआंसेस थे वो मिस हो जाते Exactly. थे। I think अब चैट जीपीटी ने वो क्या होती थी जो होती थी हमें जो क्लिफ्स नोट्स ही होते जी, थे आई जी, थिंक, जी, जी। जो आपको हर टॉपिक के ऊपर Guides। एक ब्रीफ सी चीज दे बिल्कुल देते मिल थे। जाता था आपको। लेकिन बात ये कि सरफेस लेवल पे और अंदर घुस के एक In बात को depth समझने में reading का। फर्क है। अच्छा, वन मोर थिंग जुगन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एआई है, वर्चुअलिटी है, टेक्नोलॉजी है और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, इसको कोई नेगेट नहीं कर हाँ, रहा। लेकिन वो वही जवाब 70,000 लोगों को दे रहा है। वो नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि एआई की, मैं इस वक्त चैट जीपीटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का ठीक है बेनिफिट है, लेकिन इसके लिए भी कहीं पर कोई चेक होना चाहिए ना। Absolutely. सो प्रॉब्लम ये है कि आई एम वेरी सॉरी टू से, और मैं ये पेरेंट्स से कहूँगी कि ये समर ब्रेक अभी की बात करते हैं, अगर उन्होंने ये प्रायोरिटाइज ना किया कि मेरा बच्चा अकेला, इस पे तवज्जो ना दी कि अच्छा वो बिज़ी है, लगा हुआ है कहीं, मैं आराम से हूँ, तो क्या होगा कि वो बच्चा अपने आप को दोबारा टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज कर लेगा। हमारे लिए बच्चे को इस वक्त गैजेट से डिटैच करना मुश्किल हुआ है। सो स्कूल्स का ये बहुत बड़ा इस वक्त आप समझिए टारगेट है, वही वाली चैलेंज बात है है। ना व्यूअर्स, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को गैजेट से हटाया जाए। स्कूल चाहता है कि हम बच्चों को गैजेट से दूर करें। घर पे जब बच्चे आ जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं सारा दिन तो पढ़ रहे थे, इनको गैजेट दे दो। और प्रॉब्लम ये है कि स्कूल्स में भी बच्चे अब कंप्यूटर्स इस्तेमाल बहुत करते हैं, ज़्यादा। डिवाइसेस करते हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं। देखिए चूँकि मुझे ये लगता है कि बच्चों को भी हमें, जैसे हमने कहा है ना, एक डिफरेंट जनरेशन है, तो उनको भी रीडिंग एक बोरिंग अमल लग सकता है, तो उनको भी हमें ये बात समझानी है कि रीडिंग की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आप स्किम रीडर भी बन सकते हैं, आप स्किमिंग भी कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं, देखिए कोई भी स्किल आपने अपने बच्चे को सिखाना है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप उसको बताएं तो सही कि मैं क्यों चाहता हूं कि तुम ये किताब बैठ के पढ़ो, इससे तुम्हें फ़ायदा क्या होने वाला है। मैं ये तो कह रहा हूं कि गैजेट को यूज़ मत करो, मगर मैं ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि गैजेट अगर छोड़ दूं तो और क्या करूं। यार इसी बात पे अब हम ब्रेक के बाद कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, मैं कितनी दफ़ा ये बात प्रोग्राम पे कह चुकी हूँ, हम बच्चों को, छोटे से 4-5 साल के बच्चे को कहेंगे चुप करके बैठ जाओ। आई एम सॉरी, 60 साल के बंदे से चुप करके नहीं बैठा जाता 4-4, 5-5 घंटे। तो हम छोटे बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि हम इस तरह करके बैठे हुए, जिस तरह हमारे प्रोग्राम पे जब भी कोई छोटा बच्चा आता है तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ प्लीज खेलने दे, क्योंकि आप जबरदस्ती जब एक बच्चे को फोर्स करके कुर्सी पे बिठाए रखोगे तो वो बच्चा एक पॉइंट के बाद रिएक्ट करेगा, फिर आपको गुस्सा भी चढ़ेगा। एक्चुअली लॉजिकली अगर सोचा जाए कि छोटे बच्चे से, या इवन 13-14 साल का बच्चा कितनी देर किसी के साथ चुप करके बुत बन के बैठा रहे, आप निकले हुए अपने फ्रेंड से सोशलाइज कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, बच्चे को बुत बना के बैठाया हुआ है, तो वो फोन ही पकड़ेगा ना, डिवाइस ही पकड़ेगा। सो थोड़ा सा हमें भी सेंसिबल अंदाज में आगे चलना है कि अगर बच्चे को, जैसे कि आपने कहा, ये चीज़ नहीं करनी तो उसकी जगह क्या करना है। ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड यंग लेडीज़ हमारे साथ हैं, साइमा नज़ीर हमारे साथ हैं एंड सैयदा अनीका शफीक। हम बात कर रहे थे, अनीका जी अभी ब्रेक में ही डिस्कस कर रहे थे कि देखें क्या करना, मतलब मसला क्या है, तो वो तो हर चैनल पे डिस्कस होता है, करे क्या। अब आपने कुछ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रेज़ की कि भाई हम लोग प्रोजेक्ट्स तो देते हैं जी। अब मुझे बता दें कि एज an educational institution, as a parent and as an educationist, मैं सेकेंडरी बात करूँगी, एक एजुकेशनल इदारा हमसे क्या उम्मीद रखता है जब हमारे पास बच्चे छुट्टियों में आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके होते हैं 9 माह ही, क्योंकि 2 हफ्ते गर्मियों में सर्दियों के निकाल लिए, ये 2.5-3 महीने निकाल लिए, तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 महीने आप हमारे गले डाल देते हैं हमारे बच्चे वापस। तो क्या आपकी एक पढ़ाई के इदारे होने के नाते हमसे माँ बाप से क्या उम्मीद होती है? थैंक यू जुगन। देखो, पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को बिलीव करना चाहिए और उनको एक्चुअली स्कूल के साथ सेम पेज पे होना चाहिए। जो फ़िलॉसफी है आज की, उसको अगर वो अंडरस्टैंड कर लें तो हम मिलकर काम जब बच्चे के लिए करेंगे तो उसका आउटपुट बेटर हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्यों प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग, क्यों एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनका एक मकसद है। देखिए, जब हम छोटे थे,
जब आप छोटे थे तो होमवर्क जो मिलता था वो या तो था कि इन लाइनों को रिपीट कर लो, खुशखुती कर लो, या था कि ये 50 क्वेश्चन दिए हैं उनको अटेम्प्ट कर लो, और मतलब एक फिक्स होमवर्क होता था मैं जिसको तो ग्रामर स्कूल में थी, मुझे तो याद है, अल्लाह माफी दे, इतनी मोटी थद्दी आती थी, मैं कर रही, मेरा हाथ Absolutely. कांप रहा है क्योंकि नो, बिकॉज अल्लाह की कसम साइमा, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, यू नो दैट, यू नो माय होल हिस्ट्री एजुकेशन के साथ। मुझे ADHD थी, किसी को नहीं पता था, ऊपर से बीइंग बाइपोलर। देखो ये सब चीज़ें रियलिटीज़ हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, मुझे ये चीज़ें थी, किसी ने नहीं डायग्नोज किया। बिल्कुल। अच्छा, वो इतनी थद्दी जब आती थी तो उसको देख के ना मैं कांपना शुरू हो जाए। स्कूल से जब जिस उल्टा दिन छुट्टी stress, होती थी कि अब आपकी छुट्टियां हैं, उस दिन आपा और असद खुशी खुशी और मैं कांपती हुई घर आती थी कि अब मुझे डांटे पिटेगी, मार पिटेगी, क्योंकि इतनी बड़ी थद्दी मुझे मुकम्मल करनी है। और मामा नहीं कॉम्प्रोमाइज करती थी, वो कहती थी तुम लोग खुद ही करोगे और बैठ के करो, और डेली बैठ के करना पड़ता था। उधर तो टीचरें करा लेती थी, इधर कौन कराएगा? अब देखो ये आपके एक एक्सट्रीम साइड हो गई कि वन साइज फिट्स ऑल वाली बात हो गई कि देखना ही नहीं कि कौन सा बच्चा इसको स्ट्रेस के तौर पे ले लेगा, कौन सा बच्चा इससे कुछ सीख लेगा। तो कौन कितना जोगा है ये तो देख लो। और दूसरी तरफ ये था कि बहुत सारे बच्चे उस होमवर्क को बांट कर नहीं करते थे, बल्कि इकट्ठे बैठकर पूरी फैमिली एक होमवर्क कंप्लीट कर लेती थी। चलो सिस्टर ने कर दिया, इसने कर दिया, तो वो होमवर्क का आउटपुट फिर वो नहीं था। छोटे बच्चों को बेसिकली ये होता था, मैंने खुद देखा, क्योंकि हो चुका था, हमारे फ्रेंड्स की मदर्स जो बच्चों को बाहर ले जाती थी, या ये होता था, वो क्या होता था कि जब बिल्कुल स्कूल खुलने वाला होता था तो 2 हफ्ते पहले एक यब पड़ता था। अब 3 महीने का काम या 3.5 महीने का काम 2 हफ्ते में नहीं हो सकता। तो माँ एक होमवर्क लेके बैठी हुई है, बड़ी बहन को एक पकड़ा दिया, बड़े भाई को एक और पकड़ा दिया, छोटा बच्चा जो है वो वेलियां खा रहा है, उसको पता है इन्होंने नहीं करना। तो अभी फिर ये जो हमने अभी बात की, इसी को देखते हुए स्कूल्स की अप्रोच जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे हो चुकी है। अच्छा, मुझे ना कोई एक एग्जांपल मैं आपको जैसे कि हम प्रोजेक्ट देते हैं इस चीज का, तो इसको आपने ऐसे ऐसे करना है जरा, ताकि पेरेंट्स को समझ। देखो मैं 2 एग्जांपल्स आपको दूंगी, एक नहीं दूंगी। अगर एक प्रोजेक्ट ये दिया कि टेक योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे को किसी हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट करा दें। अब पेरेंट का अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि स्कूल ने ये क्या होमवर्क दिया है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चा उस पूरे मरहले से गुजरे। अब प्रोसेस की बात हो रही है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे का साथ दें, आप बच्चे के साथ हों, आपका जब ट्रैवल होगा आप उन सड़कों से गुजरेंगे, आप राउट्स देखेंगे, आप जगहों की बात करेंगे, मीनारे पाकिस्तान कह लें, मीनारे पाकिस्तान, शाही किला, मतलब व्हाटएवर, आप वहाँ जाएंगे, आप हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे, आप उसकी ज्योग्राफी से कनेक्ट करेंगे, आप उसकी मैथ से कनेक्ट करेंगे, आप लैंग्वेज डेवलप करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि इसलिए प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप उसको इसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर उसमें इन्वॉल्व होकर बच्चे के साथ मिलकर एक लर्निंग एक्सपीरियंस लें। अच्छा, मेरे हस्बैंड फैसल क्या करते हैं, ये ऑब्वियसली मैंने उनसे जो चीज़ें सीखी हैं क्रेडिट वहाँ पे देना चाहिए। फैसल क्या करते थे, जब इस तरह की कोई चीज़ कभी आती है तो वो लिटरली, जैसे हमजा हो गया, अब तो वो 19 का, छोटे अभी 4 और 8 साल के हैं, तो वो अब उस स्टेज पे हसन आ रहा है जहाँ पे वो फैसल, जैसे पिछले दिनों हम हसन को PSL के मैच पे लेके गए फाइनल में। उन्होंने क्या किया कि पहले तो PSL और क्रिकेट की उससे पूरी बात की, वो एक्साइटेड हुआ, उसके एक फ्रेंड को लेके गए फैसल, और मेरा बेटा हमजा भी गया। तो हमजा ने फिर फैसल को रिमाइंड किया, अब आप इसे कहेंगे नहीं कि ये बताए हमें इसके बारे में। तो फैसल ने कहा नो, नाउ आफ्टर द मैच हम गाड़ी में डिस्कस करेंगे, और कल ये मुझे लिख के देगा 10 लाइंस, आपने मुझे बेटा 10 थिंग्स बतानी है क्रिकेट के बारे में, अपने मैच के बारे में 5 थिंग्स, और 5 थिंग्स वैसे ही क्रिकेट के बारे में, ये सब आपने मुझे पेपर में लिख के देना। तब आप देखो जुगन के फन भी था, इसमें इन्वॉल्वमेंट भी थी, इसमें रियल कॉन्टेक्स्ट भी था, और फॉलो अप था। और ये स्कूल देता है कि या आप स्क्रैप बुक बनाएं, आप पिक्टोरियल डाल दें, आप या उसके बारे में कुछ लिखे, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ इट। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगी, अगर स्कूल आपको कहता है टेक योर चाइल्ड फॉर अ शॉपिंग एक्टिविटी, तो स्कूल वो इसलिए नहीं कहता कि आप जाएं और शॉपिंग करके आ जाएं और बच्चा साथ साथ जो है बेचारा वो आपके सफ़र कर रहे हैं, नहीं, बच्चा आपके साथ जा रहा है, आप उसको एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, कैलकुलेशन, आप उसको लिस्ट पकड़ाएं, आप उसको लिस्ट पकड़ाएं, आप ट्रॉली को धक्का दें और बच्चे को कहे कि बेटे ये चीजें आप सारी ढूंढ के डालें। अच्छा, अब आपका बच्चा एक जिंदगी की स्किल सीख रहा है, उसके बाद आप उसको पैसे पकड़ाएं कि बेटे अब आप पेमेंट करें और गिन के पैसे वापस लें। व्यूअर्स, ये जिंदगी की ह्यूज थिंग, यार 20 साल के बच्चों को चेक नहीं लिखना आता, उन्होंने कभी बैंक के अंदर की शक्ल नहीं देखी होती। एब्सोल्युटली।
अब आप देखें जुगन के एस्टिमेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लाइफ स्किल्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो समर ब्रेक का होमवर्क अब स्केड्यूल हो रहा है वो लाइफ स्किल्स पे बेस अपॉन है। और व्यूअर्स एक बात, जैसे कि मैम ने बताया, हेड ऑफ स्कूल, शी डजंट नीड टू गिव दीज एक्सप्लेनेशंस। आप किसी भी स्कूल के बंदे से पूछ लें कि ये मैंने कैसे कराना है। जी, लास्ट डे जब हम बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाते हैं, और वैसे भी टीचर्स के तो अब ग्रुप्स इतने बने होते हैं, सारा कुछ होता है, आप सिर्फ ये पूछ लेंगे, आपस में माइंड डिस्कस कर ले कि हम ये किस तरह कराएंगे, उससे बड़ा फर्क पड़ता है और आपको समझ आ जाएगी। 90% पेरेंट्स कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रही, ये करना तो क्या? समझाएगा वही ना जिसने आपको काम दिया, तो उनसे पूछ लें। जी, एज अ पेरेंट मैं आपसे बताऊंगी, एंड ऑफ कोर्स एज अ टीचर एज वेल। ऑफ कोर्स जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ये हम कुछ तो स्कूल्स इतने अच्छे हैं जो ऐसा काम ही दे रहे हैं कि आप ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं, बड़े स्कूल्स नहीं भी दे रहे, कुछ नहीं भी दे रहे, ठीक है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि एज अ मदर मेरे अपने बच्चे को पढ़ाने का तरीका ही थ्रू आउट ये रहा है। तो अभी जो आप उन मदर्स की बात कर रही हैं, उन पेरेंट्स की, भैया आपने जब शो शुरू किया हमारे साथ करना, आप हमजा को लेके आती थी और वो हर जगह मेरे और साथ व्यूअर्स होते वो थे। छोटा बच्चा है, दिस इज इयर्स अगो, अब तो माशाल्लाह इज ओल्डर, हमसे भी लंबा हो गया, अल्लाह उसको जिंदगी दे, सेहत दे। आप सोचिए निका जी, ही वुड कम, बुत बन के वो बच्चा चुप करके बैठा होता था, उसकी चूं की आवाज नहीं आती थी, ना उसके हाथ में डिवाइस होती थी ना कुछ, वो प्रोग्राम देखता था, ब्रेक में ये उससे बात करती थी, मुझे नहीं पता होता था। बाद में मैंने देखा कि 2-3 दफा लाई, उसके बाद नहीं लाई। मैंने कहा क्यों नहीं लाई? शी सेड आई जस्ट वांटेड हिम टू एक्सपीरियंस इट। और अब अगर कभी फ्री हो या खुद कहीं आने का व्हाटएवर, बट आई वांटेड हिम टू सी व्हाट आई एम डूइंग, एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड इन एंकरिंग और मीडिया और समथिंग, तो उसको एक एक्सपीरियंस। अब देखें हमारे प्रोग्राम पे तो कोई अपने बच्चे नहीं लेके आता, सब उनको अगर लाते हैं तो कहते हैं टीवी पे बिठाओ। बिल्कुल हर पॉइंट वाज आए देखे सीखे। जी, और डिसीजन मेकिंग आती है ना, एक तो वो एक्सपीरियंस करता है। इसी तरह जुगन, जब मैं अपने काम पर रुक जाती थी इवेंट्स के लिए भी, तो बच्चा ये सोच सकता है कि मैं अकेला हूँ और मामा को पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं उसको अपने इवेंट्स पे भी साथ ले जाती थी, सो दैट उसको पता हो कि अगर मामा मेरे पास नहीं है तो इस वक्त क्या कर रही है। और जो आप बच्चों के अंदर एक रिजेंटमेंट आ जाती है, मेरे बच्चे क्यों नहीं पीपा करते जब मैं काम पे आती हूँ। हाँ, नूर और हसन कभी कभी कहते हैं मामा हमने भी जाना है, अब छुट्टियां हो गई हैं तो मैं ले आया करूंगी वंस एवरी 2 वीक्स व्हाटएवर। उनको पता होता है कि माँ काम कर रही है, माँ को पार्टी पे नहीं गई। Exactly. तो मेरे बच्चे अक्सर खुद भी नहीं आना चाहते, कुछ उनको पता है कि यार हमने मेकअप रूम में बैठ के वेट करना है, मामा सेट पे तो नहीं आने देगी। तो मैं शो अभी शुरू भी, हो गया और तो। आज के इस प्रोग्राम की निस्बत से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी माओं को जो घर बैठी हैं, कि हम क्या करें। आप अपने बच्चों से प्लीज़ बात करें और उनको बताएं कि ये छुट्टियों का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम ये चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आप मज़ा भी करेंगे, हम एज अ फैमिली कनेक्ट भी करेंगे, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे भी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इल्तिजा और एक रिक्वेस्ट करूंगी माओं से, स्पेशली जो मदर्स होम मेकर्स हैं। और सीधी बात बताऊं, हम लोग ना भी अगर होम मेकर हो फुल टाइम, तो हम फिर भी होम मेकिंग कर ही रही हूँ, ऑप्शन नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब अब इन गर्मियों की छुट्टियों में वो लाइफ स्किल्स, जिंदगी के वो चीजें सिखाएं बच्चों को जो सारा साल नहीं सीखते। बेटे बेटियों को पकड़ें, बेटे और बेटियों को कपड़े धो रहे हैं, एक दिन आपने बच्चों के जिम्मे लगा दिया कि चल पुत्र तू इस्त्री तू धोएगी, तू सुखाएगा। इस्त्री ऑब्वियसली बच्चे एक सर्टेन एज पे पहुंचे तो तब आपने उस तरफ उनको लेके आना है। माँ बच्चों को खाने की, आप खाना बनाना सिखाएं। फादर अगर कोई बड़ी अच्छी चीज बनाता है या कोई ऐसे घर का काम करता है जो माँ नहीं करती, बाप वो करे। व्यूअर्स, वो काम तो आपने करने ही है, तो उन कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करने के, बेटे आओ जरा मैंने वेजिटेबल्स को कट करना है, तो आप जो है सैलेड को मिक्स करो, बेटा ये पत्ते आप अपने हाथ से तोड़ो सैलेड के। वो होगा ये कि आपके बच्चे लाइफ स्किल सीख जाएंगे, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये सब चीजें हर इंसान को आनी चाहिए। टीम वर्क सीख लेंगे। बाहर के मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स अपना काम खुद करते हैं। बिल्कुल ठीक। हमें इस बेगम साहब मेंटालिटी से या साहब मेंटालिटी से व्यूअर्स बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया बदल गई है, टेम्परेचर बदल गया लोगों की सोचों का। तो अगर हम गुफ्तगू को कंक्लूड कर रहे हैं तो मैम आप क्या कहेंगी और आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बिल्कुल ये ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे ही छुट्टियाँ होती हैं तो लोग अपना क्लॉक ही चेंज कर देते हैं। पूरी रात बच्चे जागेंगे, पूरी रात पेरेंट जागेंगे और फिर पूरा दिन सोएंगे। पहली तो चीज़ ये है कि प्लीज़ इसमें से निकल आएँ, जो रूटीन है उससे ना हटें। सोने का टाइम और काम का टाइम, डे टाइम को इस्तेमाल करें। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ समर एंड हीट, श्योरली आप इंडोर रहना पसंद करेंगे, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्लीज़ कंटिन्यू रखिए और उसमें स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटी। अब देखें, बाहर के मुल्कों में
पार्क में बच्चे को लेकर जाना एक रिचुअल है जो कि रिलीजियसली पेरेंट फॉलो करता है। यार देखो, आई अंडरस्टैंड कि बड़े पेरेंट्स कहते हैं कि गर्मी है जी। इसका ऑप्शन बड़ा अच्छा ये है कि देखिए प्लास्टिक के स्विमिंग पूल मिल जाते हैं, बिल्कुल, आप और कुछ नहीं तो एक पाइप लगा दें, बच्चे Absolutely. पाइप के साथ ही 4 घंटे खेलते रहेंगे, हम भी यही करते थे। देखो जुगन, इतनी टॉलरेंस आती है, आप में फॉरबेरेंस आती है, आप साइकिलिंग शाम को, फुटबॉल खेलने बच्चे बाहर निकलकर शाम में निकलना जरूरी है। और व्यूअर्स इस चीज से प्लीज निकल आए, और अगर डेंगू है या मलेरिया है Indoors whatever, तो इन से, सब चीजों की बिल्कुल। आप प्रोटेक्शन करके बच्चों को Protection निकालें। करें, जी। आप बच्चों को ज्यादा नुकसान दे रहे हैं घरों में लॉक कर करके। Absolutely. ना बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ना बच्चों को लाइफ स्किल सिखाई जा रही है, सारा दिन इस डिवाइस पे हमारे बच्चे लगे रहते हैं, और बाद में हम कहते हैं कि यार बच्चा तो ऐसे है कि जैसे बुत है, तो जाहिर ही जो सारा दिन यही करता रहेगा वो आपसे क्या बात करेगा। और एक छोटा सा बच्चों की एक्सप्रेशंस भी वो वाली हो गई हैं। बच्चे चेंज हो गए हैं। बिल्कुल कम्युनिकेट करना है। Jugan recently came to hear a terminology जो कि थी वर्चुअल ऑटिज्म, और मैं वहाँ रुक गई कि ओ माय गॉड, इस बंदे ने क्या बात कर दी है, वर्चुअल ऑटिज्म। इससे डरें क्योंकि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन उसके सिम्टम शो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। फाइनली आप क्या कहेंगे? जुगन, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम हर तरह के पेरेंट को और हर तरह के स्कूल में जाते हुए बच्चों को देख रहे हैं, तो आपने, क्योंकि कुछ पेरेंट्स आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जो हर किस्म के समर कैंप में अपने बच्चे को एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं, मगर उसमें हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं। आपने सिर्फ दूसरों को देखकर ये सोचकर परेशान नहीं होना कि हमारा बजट अलाउ नहीं करता और हम क्या करें। आपने अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चे का रुझान, उसका शौक़ और उसके वो एरियाज़ जिस पर मेहनत की ज़रूरत है, उनको फोकस करते हुए अपने लिए कुछ प्लान करना है। एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हम कल्चर देख रहे हैं कि छुट्टियों में लोग बाहर चले जाते हैं, वेकेशन पे चले जाते हैं। हम तो नहीं अफोर्ड करते, बहुत ही हम नहीं अफोर्ड करते, ठीक है। तो आपको एक वर्ड में 4-3 बच्चे, मियाँ बीवी, आप सबको जब साथ लेके दिखते हो तो 5 लोगों की रिहाइश, खाना पीना कितना मुश्किल है। अब तो देखो घर भी छोटे हो गए हैं। पहले ही होता था कि जब आप अपने अगर कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद कहीं भी आपने जाना है, रिश्तेदार होते थे, रिश्तेदारों के घर बड़े बड़े, अब लोग 2-2 बेडरूम के घरों में रह रहे हैं। आप किस तरह अपना पूरा खानदान लेके उन पे नाज़िल हो सकते हैं? तो मैं उन पेरेंट्स से कहूंगी कि आप स्टेकेशन के ऊपर फोकस करें, कि अपने ही शहर में रहें और अपने ही घर में रहें और अपने घर में ऐसे मौके पैदा करें, मिलकर चाय पिएं, मिलकर मैंगो पार्टी करें, मिलकर कहानी सुने, मिलकर मूवी देखें, और अपने ही मुल्क, अपने ही शहर में एक टूरिस्ट की ज़िंदगी को ज़रा सोचें कि अगर कोई शख्स लाहौर में आता है या सियालकोट में होता है, गुजरांवाला में, आप जहाँ भी रहते हैं, क्या आपने अपने ही शहर को एक तफरीह की अंदाज से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है? मेरी दोस्त के 2 बच्चे हैं, बाहर गोरी है, वो क्या करती है कि वो और उसके हस्बैंड जो हैं, क्योंकि दोनों बहुत काम करते हैं और बहुत उनका हैवी, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और दूसरी जो है वो वकील है, तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो हर महीने एक वीकेंड होता था जिसपे एक दिन बेटी की मर्जी का सारी एक्टिविटीज़ होती थी, और दूसरा दिन जैसे सैटरडे को बेटी की मर्जी की सब चीज़ें हुई, और संडे को बेटे की मर्जी की। और जो वो कहते थे, चाहे वो ये कहते थे कि अब आज हमने सारा दिन सिर्फ गोभी खानी है, तो वो सारा दिन गोभी खाते थे। उसने की थी ना इस तरह की फरकारी। सो माय पॉइंट इज दैट इस किस्म की चीज़ें जो हैं, देखिए यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे, हम बच्चों को ना पेट्स की तरह या ऐसे लेते हैं कि जैसे वो इंसान नहीं है। बच्चे हमारी तरह छोटे इंसान हैं, वो भी बोर होते हैं, वो भी इरिटेट होते हैं, उनको भी गुस्सा चढ़ता है, उनको भी जहनी नशोनुमा की ज़रूरत है। हम इरिटेट हो रहे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं और कुछ नहीं होता, तो हम तस्बीह पढ़नी शुरू कर देते हैं, किसी तरीके से अपने आप को मेंटली इंगेज कर लेते हैं, अल्लाह के करीब कर लेते हैं, जो चीज़ हमें अपील करती है। हम अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें नहीं क्रिएट करते जो उनको अपील करती हैं, हम ज़बरदस्ती उनको फोर्स करते हैं कि वो हमारे कहे पे चलने वाले रोबोट्स बन जाएं। व्यूअर्स, ऐसे हो नहीं सकता। अगर हमने उनको इंडिविजुअल्स बनाना है, इंडिपेंडेंट इंसान बनाना है, तो ये गर्मियों की छुट्टियां एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है कि स्कूल ने भी जो आपको टास्क दिए हैं वो भी पूरे करें। वो आपको टास्क आपकी आसानी के लिए देते हैं, उन टास्क का कोई फ़ायदा जो है स्कूल को नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो सिलेबस का हिस्सा होती है, वो चीज़ें होती हैं जो आपको गाइडेंस होती हैं। तो अगर 6 किताबें स्कूल ने दी हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चों को कहें जी हर रोज़ आपने 2 पेज पढ़ने हैं इस किताब के, या 5 पेज पढ़ने हैं, और जैसे ही एक चैप्टर खत्म हुआ, और चैप्टर की छोटी सी मुझे आपने एक तशरीह या समरी लिख के देनी है। बिल्कुल। मेरा मियाँ क्या करता है फैसल के, हमजा के साथ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमजा कहता मैं नहीं पढ़ना। फैसल ने कहा हर एक किताब पढ़ के उसकी समरी मुझे शेयर करोगे तो तुम्हें 1000 रुपया मिलेगा, जबरदस्त इंसेंटिव। और समरी के साथ शर्त ये होती थी कि समरी के बाद आपसे मैं 3 सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे,
उस किताब के, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि चलाकियाँ ऑनलाइन चेक कर लो, तो रीचेक भी होती थी चीज़ें। सो पॉइंट ये कि व्यूअर्स, मेहनत ज़रूर लगती है, मैं भी काम करती हूँ, आप लोग भी काम करते होंगे, और जो माएँ काम नहीं करती उनकी तो जिम्मेदारी वैसे ही करोड़ गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि सारा कुछ ही आपके ऊपर पड़ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी अपनी ही ज़िंदगियों में बच्चों को इनकॉर्पोरेट कर लें, घर की लाइफ स्किल सिखा दें, फिजिकल एक्टिविटी कराएं, प्रोजेक्ट्स जो स्कूल के हैं बच्चों से खुद करवाएं, उन्हें एंगेज करें। थोड़ा सा टाइम खाना बनाते हुए चेक कर लें, अच्छा हाँ ठीक है, नहीं बेटे इसको इस तरह से ट्राई कर लो। बिल्कुल, आप भी कोशिश करें, बच्चों को भी इंगेज करें। गर्मियों के बाद आपके बच्चे एक हेल्दी, पॉजिटिव, एक्साइटेड माइंड के सेट के साथ fresh स्कूल होके। भी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच Thank गर्ल्स। you for having us. व्यूअर्स, अब आप ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब बच्चों की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट एवेन्यू है जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कुछ मेंबर्स से। देखिए, जहाँ पे हम मेल क्रिकेटर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फीमेल क्रिकेटर्स को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, मॉर्निंग एट होम पे हमने बल्कि लड़कियों की क्रिकेट टीम को बड़ा प्रमोट किया है। वहाँ पे जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी बड़े अमेजिंग एफर्ट्स कर रहे हैं और हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं इंटरनेशनली। उसके साथ साथ एक इंस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिन लोगों के बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं वो ये ना सोचे कि वो अपने घरों में बस बच्चों को बंद करके रखें, तालीम की हद तक उनको आगे आने दें। इवन इफ़ यू आर डिफरेंटली एबल्ड, आप स्पोर्ट्स में बहुत नाम बना सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। किस तरह, क्या, और इन लोगों की क्या स्टोरीज हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई, हमारे साथ 4 सुपर हीरोज़ हैं जिनसे मुलाकात करके अच्छा भी लग रहा है और ख़ुशी भी बहुत हो रही है। ये वो बहुत ही यूनिक और प्यारे लोग हैं, बड़े स्पेशल लोग हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। टेक्निकली अगर बात की जाए तो डिफरेंटली एबल्ड इन द सेंस दैट हमारे साथ आज ब्लाइंड क्रिकेट टीम के डिफरेंट मेंबर्स हैं, देन ऑफ कोर्स हमारे साथ कोच भी हैं। कोच हमारी ऑब्वियसली उनको बीनाई का इशू नहीं है और हमारी इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क को बड़ी दफ़ा रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं, नेशनल क्रिकेटर भी हैं, एंड नाउ शी इज़ द इंटरनेशनल कोच फॉर द ब्लाइंड क्रिकेट टीम इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। वैसे तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान बेसबॉल टीम को इन एशियन चैम्पियनशिप इन चाइना, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अंडर 19 में क्रिकेट टीम अगेंस्ट नेपाल। इस वक्त शी इज़ द कोच ऑफ द पाकिस्तान वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम। बख्तावर इकबाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। कभी एज अ प्लेयर आ जाती हो, कभी एज अ कोच आ जाती हो, कोई काम है जो नहीं करती? प्लेयर हैं तो यही काम है, यही खेलेंगे काम। और कोचिंग भी करेंगे। नो, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटे, वेल डन। Thank you, thank बट you. ब्लाइंड टीम को कोच करना शुरू किया, इस पे मैंने बात ज़रूर करनी है, बट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस एवरीवन। अच्छा जी, कोच से तो मुलाकात हो गई। अब अमीन तारिक हमारे साथ हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम है। और बाय द वे व्यूअर्स, जब हम कैटेगरीज़ की बात करते हैं ब्लाइंड क्रिकेट की तो उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। तो जब हम इनके तरफ बच्चों की तरफ आएंगे तो ये सब अपना बताएंगे भी कि ये किस कैटेगरी में आते हैं और इनकी पीछे बैक स्टोरी क्या है, बिकॉज बड़ी इंस्पिरेशनल और बड़ी खूबसूरत कहानियाँ इनकी। तो और इन्होंने बाय द वे रिसेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इन अ सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। देन वी हैव विद अस बदर मुनीर। आप वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए 2014 से खेल रहे हैं। आप चैम्पियन भी रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के दिसंबर 2024 में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बदर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस बेटे। थैंक यू मैम। एंड देन वी हैव मोहम्मद सलमान विद अस, इंटरनेशनल प्लेयर हैं ऑफ द पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम। आप चैम्पियन रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के दिसंबर 2024 में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली इनफ तीनों कैटेगरीज में हमारे ये बच्चे, ईच ऑफ देम इंडिविजुअली फॉल्स इन देम, तो हम उस पर भी बात करेंगे। बल्कि कैटेगरीज तो हमें बख्तावरी एक्सप्लेन कर देंगी। पहले बख्तावर मुझे ये बताओ कि यू आर एन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ बेसबॉल, यू आर अ नेशनल प्लेयर ऑफ क्रिकेट। आप बहुत से एवेन्यूज़ में जा सकते थे, लेकिन यू चोज़ टू कोच द पाकिस्तान विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम। ये क्या कहानी है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नॉर्मली लोग ऐसा ही है कि वो क्रिकेट खेलते हैं और अपनी ही फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, बट ग्लैमर तो है ना ज़्यादा दूसरी वाली क्रिकेट में, लोगों को लगता है।
ऐसा ही है, बट ये कि मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि कुछ नया होना चाहिए, सीखना भी चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, और सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता कि मतलब आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकी और भी जॉब्स करती हूँ, मैं कनेड में भी एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर जॉब कर रही I know, हूँ, तो उस तरह कभी नहीं सोचा। तो मुझे था कि यार ब्लाइंड में बहुत कम लोग इस तरफ ध्यान देते बेटे हैं। पहले तो लड़कियों को कोई मुंह नहीं लगाता था। याद है जब इसी प्लेटफॉर्म पे 10 15 साल पहले मैं ये प्रोग्राम्स करती थी और मैं फीमेल क्रिकेटर को बुलाती थी, लोग कहते थे हैं पाकिस्तान की फीमेल क्रिकेट टीम है। कहती थी आर यू क्रेजी, कब से है? तो मतलब लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि फीमेल क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेटर्स को तो कोई पूछता ही नहीं था। ऐसा और ही है। आप वो वक्त काट चुके हो ऐसा बिल्कुल कि बिल्कुल आपके ही बरक्स दूसरा मेल क्रिकेटर जो है आपसे कोई 100 गुना ज्यादा पैसे ले रहा है, ऐसा ही, जी, रिकग्निशन भी मिल रही है, और येट आपकी टीम बेहतर परफॉर्म करके आ रही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है ब्लाइंड पे भी, वुमेन पे आपको पता है कि नॉर्मल जो हम लोगों को भी इतनी हाइप नहीं मिलती थी, तो इसी तरह ब्लाइंड वुमेन टीम को भी अब बहुत कम लोग हैं जो करना चाह रहे थे कि नहीं, बहुत जाते ही नहीं थे कि यार नहीं पॉसिबल नहीं है, क्या होगा, मुश्किल है, उन्हें सिखाना मुश्किल है। तो मैंने ये सोचा कि नहीं यार, किसी को तो कुछ डिफरेंट करना है और किसी को तो आगे आना ही होगा और स्टेप लेना ही होगा। तो फिर मैंने कहा मुझे भी सीखने को मिलेगा, बल्कि इनको देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कभी कभी हम नॉर्मल उस पर नाशुक्री कर जाते हैं, बट इनको देख के लगता है नहीं यार, लाइफ जो है ना थोड़ी यहाँ पे टफ है, हम थोड़े नाशुक्री पे जाते हैं। तो बस यही सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो इस तरह फिर मैंने इस फील्ड को क्या चूज़ बात किया। है। अच्छा जी, अरमीन आपसे आपकी कहानी जानना चाहूँगी। देखो आज तो माशाल्लाह आप एक हमारी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था तो जब घर वालों को पता चला होगा कि हमारी बच्ची की साइट का इशू है और घबराए भी होंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी कैटेगरी भी शेयर करना अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है बेटा? एक्चुअली जब मैं पैदा हुई थी, मैं तभी से मुझे आई साइट का इशू था। मतलब कुछ टाइम के लिए मुझे नज़र नहीं आता था। तो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि मतलब जब 18 इयर्स की हो जाएंगी तो इनका ऑपरेट होगा, बट उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, तब से आई साइट बेहतर होगी, तब कुछ नज़र आता था। तो 18 से पहले 16 में मेरा ऑपरेट हो गया था, तो राइट आई का ऑपरेट हुआ रेटिना का, तो वो टोटली ब्लाइंड होगी, उससे मुझे मतलब बिल्कुल नज़र नहीं आता। तब मैंने फर्स्ट पहले आता था वो भी ख़त्म हो गया? जी, राइट आई। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर के तब मैंने पेपर देने थे, फिर मैंने कंटिन्यू किया, फिर भी स्टडी अपनी साथ साथ कंटिन्यू रखी, और इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर मैंने एडमिशन ले लिया। मगर फिर जब मैंने दोबारा आई सेट चेक करवाने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लेफ़्ट आई का भी ऑपरेट करवा लें। तो बट मैंने जब उनसे कहा कि राइट आई को कोई फ़र्क नहीं का पड़ा, तो आपने बर्बादी फेर दी, हम दूसरा भी तुसी बर्बाद करना है। तो देन फिर मैंने उसको ऑपरेट नहीं करवाया, बट उसका भी इशू है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी भी वीक है। तो बस इसी तरह से चल रहा है। जब घर वालों को मतलब यही था, स्पोर्ट्स में तो मेरा वैसे शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बहुत पसंद है स्पोर्ट्स। घर वाले मना नहीं करते थे कि नहीं। बेटे चोट लग जाएगी? क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में आंखों का होना बड़ा एक तरह से ज़रूरी होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉल आपके मुंह की तरफ आ रहा है, टू डक, टू बी एबल टू, ऑब्वियसली इंसान के दूसरे सेंसेस हाइटन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत तो होती है। Yes. To और be very- इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। टू वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारी अपनी ग्लासेस इस तरह से तोड़ी हुई हैं, अपनी बॉल्स खा के ग्लासेस के ऊपर। तो वो बहुत ज़्यादा फिर इससे भी इश्यूज आते थे, क्योंकि वो जब सर पे चोट लगती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि सर पे आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा आपकी आई साइट पे इशू आता है। इसको हेलमेट पे ला के खिलाया करो, खुदा का वास्ते। अच्छा, अभी इनको ये सब मालूम भी है, भाई इसने खुद भी बताया, तो बट जब हम नहीं नज़र नहीं आ रहा कैसे खेलें, तो वो बड़ा प्रॉब्लम एक आ जाता है। खुद भी ये थोड़े से होगा बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो देन क्रिकेट मतलब बट टू बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर यस, टीम भी तो ज्वाइन करनी थी, वो कैसे हुआ? वो एक्चुअली आप B3 कैटेगरी? यस, B3 कैटेगरी से हैं, जो पार्शली साइटेड होते हैं उनको थोड़ा सही नज़र आता है, मतलब इन द सेंस कंपैरेटिवली। मुझे किसी के थ्रू पता चला था कि इस तरह से मैचेस हो रहे हैं। मेरा ये फर्स्ट टाइम था कैंप में, मतलब मैंने फरवरी में इनका कैंप हुआ था ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम का, तो मेरा फर्स्ट टाइम एवर था, मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ से मैं गई, मुझे कोई आइडिया नहीं था किस तरह का कैंप होगा, क्या होगा उसमें। बट जब मैं गई वहाँ पे कोचेज़ जो हमारे डिफरेंट हमें स्टाफ प्रोवाइड किया गया था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें टेक्निक्स सिखाई क्रिकेट से रिलेटेड, और फिर उससे आगे जब नाम आया टीम में तो फिर वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि पाकिस्तान को किसी ना किसी लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। घर वालों का क्या रिस्पांस था बेटे? बाबा बहुत खुश थे, और मेरी बहनें और मामा तो मतलब वो बहुत ऐसे एकदम शॉक में चले गए कि कैसे हुआ है एकदम से। बट सॉरी, मैं इसका हुआ एक इमोशनल स्टोरी भी एडमिन आपको बता सकती हैं। इनके भाई का ख्वाब था, वो अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बट आप
शेयर करें वो स्टोरी। मेरे भाई आर्मी में थे, SSG में, तो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी शहादत हो गई। तो मतलब उनका ये था कि वो पाकिस्तान को किसी भी वो पाकिस्तान को मतलब उनका ये ख्वाब था कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी, बट आर्मी वाली साइड पे हम लोग तो जा नहीं सकते हैं, हमारी साइड का भी इशू है इस तरह से। तो फिर मगर जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और ये पाकिस्तान का झंडा इधर लगाने को मिला तो फिर वो सब बैलेंस हो जाता है। आप खैर आपको तो पता है बेटा कि जो इंसान शहीद होता है वो तो हमेशा ज़िंदा रहता है जी, और जन्नत में तो उनको जगह मिलती है, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर फरमाए, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और द फैक्ट दैट आप उनका ख्वाब पूरा कर रही हो, इट्स अ बिग थिंग। सो इट्स अ ड्यूअल चीज़, एक अपना भी ख्वाब, एक भाई का भी ख्वाब। आई एम सो सॉरी मेरा बेटा। मतलब बेटा आपकी कहानी क्या है? आप B2 कैटेगरी, ये क्या होता है? मैम एक्चुअली जो ब्लाइंड क्रिकेट है इसमें 3 कैटेगरीज जैसे आपको एक्सप्लेन किया मैम ने। तो इसमें B1 जो होता है वो टोटल ब्लाइंड होता है, B2 पार्शल ब्लाइंड होता है और B3 जो है वो पार्शल साइटेड होता है। जो B2 और B3 है ये कैचेस कर सकते हैं। जो B1 है उसका डबल स्कोर काउंट होता है, जो भी वो हिट करता है तो उसको स्कोर जो है उसका डबल मिलता है, वो उसको बिल्कुल नहीं नज़र आता होता। तो एक्चुअली मैम अपने आपकी कहानी कहाँ से बेटे शुरू होती है? यस मैम, मेरी कहानी जो स्टार्ट होती है वो स्कूलिंग से होती है। तो मैंने जब जैसे आपने बताया जब विजन का इशू बनता है बच्चे का तो टीचर्स को पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चे की पढ़ाई की तरफ तवज्जो लाई जाए। अच्छा, पैदाइश पे जब पैदा हुए थे तब से आंखों का मसला था या बाद में डेवलप हुआ? नहीं मैम, मेरा बाद में हुआ है। मैं तकरीबन 9-10 साल का था तो तब से इशू हुआ है। और मैं एक पाकपतन के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे मेरा एक हमसाया था, उसने हमें बताया कि जो है ना अगर आपकी विजन का इशू है तो आप जा सकते हो लाहौर में एक ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे एडमिशन करवाओ अपना, तो वहाँ पे आप स्टडी करो। साथ में फिर वहाँ पे आया मैं, लाहौर में शेरा वाला स्कूल है तो वहाँ पे मैं स्टडी करनी स्टार्ट की और साथ में क्रिकेट भी बच्चों को देखता था खेलते हुए, तो मेरा भी दिल करता था कोई गेम तो खेलनी चाहिए। पहले तो क्रिकेट नहीं था खेलता और कोई खिलाता भी नहीं होगा, किसको चोट लग जाएगी। यस मैम। तो वहाँ पे फिर सारे ब्लाइंड थे, तो उसमें पार्शली ब्लाइंड भी थे, फुल ब्लाइंड भी थे, सबके साथ खेलना स्टार्ट किया, शौक़ हुआ। और हमारे एक उस्ताद हैं अब्दुल रज़ाक साहब, वो पाकिस्तान टीम के कोच भी रह चुके हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं, 2 दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया है। तो वहाँ पे हमें वो पढ़ाते भी थे, तो उन्होंने मुझे देखा फील्डिंग करते हुए, खेलते हुए, भागते हुए, तो उन्होंने मुझे लाहौर के क्लब में एडमिशन दिया और सिखाया। फिर उस वहाँ से मेरा जो है इंटरनेशनल करियर जो है 2014 में स्टार्ट हुआ। और कहाँ से करियर शुरू हुआ और माशाल्लाह मैं मतलब वाइस कैप्टन भी बन गया और मतलब माशाल्लाह चैंपियन भी रह चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद और कामयाबियों से नवाजे। घर वालों की, फैमिली की रिस्पांस कैसी रही? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, उन्होंने हमेशा मुझे हर मौके पे सपोर्ट किया। यस मैम। और पुश किया कि आगे जा। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मोहम्मद सलमान साहब, आपकी बारी आ गई है। आपकी दास्तान कहाँ से शुरू होती है सर? मैम ब्लाइंड जितने भी लोग हैं ना उनकी स्कूल से स्टार्ट होती है। मेरा ये है कि बेटे पैदाइशी ब्लाइंड थे या मेरा ये है कि मैम मैं पहले नॉर्मल था, मेरी क्लास जो स्कूलिंग थी वो क्लास 3 तक नॉर्मल स्कूल में थी। उसके बाद ये है कि वो टीचर ने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया, मुझे ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता था, तो टीचर ने बताया कि इसको नज़र नहीं आता, लेकिन घर वाले यकीन नहीं करते थे। फिर टीचर्स भी सोचते थे कि मैं झूठ बोलता हूँ, पढ़ना नहीं चाहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक दिन काफ़ी टीचर से मुझे मार पड़ी, मैंने घर आके बताया, तो फिर घर वालों को पता चला वाकई इसकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही है। मेरी नज़र कमज़ोर होने की वजह यह है कि मेरी जो मदर हैं, जो फादर थे, वो आपस में कज़न थे। समझ आ गई। और मुझे जो एक डिज़ीज़ होती है RP उसको बोलते हैं, रेटिना प्रोक्समेटा, तो उसमें यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों के पीछे वो जो एक नाली सी होती है वो बंद होनी शुरू हो जाती है और आपकी राइट साइट ही ख़त्म हो जाती है। और फिर मैंने 2-3 साल तो मैं घर में ऐसे ही बैठा रहा, घर वालों को समझ नहीं आई कि अब क्या करें। फिर हमें पता चला कि एक आज़ादी चौक में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है ब्लाइंड बच्चों का, तो वहाँ पे फिर मैंने एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने क्रिकेट देखी ब्लाइंड लोगों की, मैंने आहिस्ता आहिस्ता, और मैं 2017 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तब मैं मेरे ख्याल से 8 साल का था, शायद 9 साल का था। तो फिर इतना लंबा सफ़र करने के बाद 2016 में मैं इंटरनेशनल टीम मैंने पहली बार
अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेला। तो मेरा डेब्यू मैच था जिसमें मैंने 150 प्लस स्कोर किया अपने डेब्यू मैच में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जर्नी चलती गई और मतलब इस टाइम जो पाकिस्तान टीम में अगर आप मतलब देखा जाए तो मेरा काफ़ी अच्छा किरदार है। मतलब एक नहीं, आपका काफ़ी नहीं, आपका बहुत अच्छा किरदार है और हमें वैसे ही आप सारे ही आपके फ़ैन हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एज एन इंटरनेशनल प्लेयर आप पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट करते हो, चैम्पियन भी रह चुके हो, डिफरेंट फोरम्स पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, हम हमेशा जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा मैंने एक ही बात की है, जब भी हमारे घर में कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड होता है या किसी तरह से भी मुख्तलिफ होता है सो कॉल्ड नॉर्मल से, नॉर्मल क्या है आजकल तो कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है, बट अगर नॉर्मल का वर्ड यूज़ करना ही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बच्चों को घर में डक के बंद कर देते हैं या कहते हैं कि घर में ट्यूशनें दे दो या घर पे ही प्राइवेटली पढ़ा लो। व्यूअर्स, हमने बल्कि इस तरह के जो ब्रिलियंट यंग लोग हैं उनकी अगर एक सेंस कम होती है तो बाकी इतनी एनहांस्ड होती हैं सेंसेस कि माशाल्लाह माशाल्लाह उस लेवल पे परफॉर्म करते हैं और चीज़ें करते हैं। चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे आप पढ़ाई की बात करें, चाहे आप किसी एक्टिविटी की बात करें, वी हैव टू स्टे पॉजिटिव और हमने अपने बच्चों को आगे पुश करना है। होता यह है कि ट्रेजिडी बच्चे के साथ होती है, ऑफ कोर्स माँ बाप के साथ भी होती है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ बच्चे के साथ हो रही होती है और माँ बाप उसको अपने बारे में बना लेते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखना कि हो गया, हुन आगे बढ़ना है, अब हमने क्या करना है। जैसे कि इन तीनों के पेरेंट्स ने इनको पुश किया, इनकरेज किया कि भाई पढ़ना है, लिखना है, कुछ करना है। उस पढ़ाई के अंदर उनको स्पोर्ट्स का भी एवेन्यू मिल गया और माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमें याद रखना है कि हमारे मुल्क की ऑलमोस्ट 10% आबादी डिफरेंटली एबल्ड है। 10% एक बहुत बड़ा अमाउंट है, हर 100 में से 10 बंदा। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिलाएं, इनको पैसे भी बराबरी के दिलाएं और इनके फ्यूचर्स के लिए भी कुछ प्लान करें। तो जर्नीज़ कैसी रही हैं ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले किचन में हम जल्दी से नज़र डालेंगे। लेट्स हैव अ लुक। जी शेफ़ नूर, क्या सिचुएशन है? हमारे ग्रिल स्टेक सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं और साथ फ्राइज़ भी। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बख्तावर एज अ कोच, मुझे आप ये बताइए कि वो क्या चीज़ें हैं जो अगर की जाएं तो हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकती है। लेके आते हैं अवार्ड्स, मेडल्स लेके आते हैं, हमारे नाम मुल्क का नाम रोशन करते हैं, लेकिन और क्या चीज़ें हैं जो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं? क्योंकि आप अब इन बच्चों के साथ काम कर रही हैं तो अब आपको समझ आई होगी कि एक्चुअली ब्लाइंड की क्रिकेट की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो एक सिचुएशन है बिनाई वाली उसको भी साथ लेके चलना है, जिसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं हमारी रेगुलर टीम की निस्बत। तो यही मैं चाहूँगी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिए जाएँ। उसके हवाले से मैं कहूँगी कि स्पॉन्सर जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड। जी बिल्कुल, स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट है कि वो सामने आए, बच्चों को स्पॉन्सर करें ताकि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इनके इवेंट्स वगैरह करा सकें, इन्हें प्लेटफॉर्म दे सकें। तो यही है। और ग्राउंड चाहिए। हेल्थ की कवरेज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हेल्थ केयर कवर हो जाता है, देखें अगर ऑलरेडी ब्लाइंड है और कुछ लोगों की डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं, तो अगर सर्जरीज़ और इस तरह की चीज़ें उसमें भी अगर हेल्प और सपोर्ट हो जाए, स्पॉन्सरशिप्स आ जाए, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी बहुत फ़र्क पड़ता है और इन सब की ज़रूरत भी है। और क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो आपके चैनल के और उस पर मैं बाकी लोगों को भी, मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें। और व्यूअर्स आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग तो इनको प्लेटफॉर्म्स पे ले आते हैं, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे। आप जब पोस्ट लगाते हैं शाहिद अफरीदी की या शुएब मलिक की, तो उससे उनकी और पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो जब हमारे ये बच्चे परफॉर्म करके आते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो आप लोग हर किस्म की पोस्टें लगा रहे होते हैं। आज हमने मटर खाए तो हमने चावल खाए तो हमने ये किया, तो आप उनकी भी तो पोस्ट लगा सकते हैं ना, जो अचीवर्स हैं। यही हमारे मुल्क के हाई अचीवर्स हैं। जी बेटे, आप क्या कहोगे?
मैं भी यही कहूँगी कि स्पॉन्सर सामने आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जैसे दूसरी रेगुलर क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं वैसे ही हमें भी सपोर्ट करें, क्योंकि वुमेन का तो इतना स्कोप नहीं है पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल ब्लाइंड क्रिकेट टीम में। तो मैं अगर हमें स्पॉन्सर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा तो हमारी भी इसमें गेम्स में हमें भी आगे आने का मौका मिलेगा और हम कैपेबल हैं इस चीज़ के कि हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि आप जैसे आपने देखा होगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इससे रिलेटेड अगर हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट से और बाकी स्पॉन्सर्स वगैरह मिलेंगे तो। और गाइस अगर ये लोग जीत के अगर वहाँ पे परफॉर्म करके आए हैं तो ये चीज़ क्यों नहीं हाईलाइट की गई ऑल ओवर द मीडिया? देखिए तरह से कवरेज पीटीवी कवर कर भी देता है, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या प्राइवेट सेक्टर की कोई जिम्मेदारियां नहीं है? ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ के करना चाहिए। हमारे इतने यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोग इतनी चीज़ें ब्लॉग करते हैं, ब्लॉग्स करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, ये भी तो एक बड़ी खूबसूरत एवेन्यू है जिसके ऊपर आपने अगर बात करनी है हीरोज़ की, तो एक बंदा जिसको ये कहा गया कि बेटे शायद आपको अब घर पे ही बैठना पड़ेगा या हम घर पे आपको तालीम दे देंगे, उन बच्चों ने स्कूल्स भी अटेंड किए, उन्होंने पढ़ाइयाँ भी की, उन्होंने स्पोर्ट्स भी खेली और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो व्यूअर्स सो कॉल्ड नॉर्मल बंदे से तो ज़्यादा इनके हर्डल्स थे। क्या कहोगे बदर बेटा आप? यस मैम, जैसे कि अभी आपने पूछा कि जो है क्या हमारे लिए और बेहतर क्या होना चाहिए। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले तो पीसीबी की जो स्पोर्ट है हमारे साथ, पीसीबी की स्पोर्ट हमारे पीबीसीसी के साथ जो है ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जो हमारी है उसके साथ जो स्पोर्ट है उसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो पीसीबी हमेशा हमें सपोर्ट करता है और गवर्नमेंट जो पंजाब है वो भी सपोर्ट करती है, लेकिन मज़ीद उनसे रिक्वेस्ट है कि वो और ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर को कहूँगी बेटे, बता देखो पीसीबी ने बहुत सी क्रिकेट टीम्स को लेके चलना, यू नो दैट, हमारे स्पेशल ओलंपिक्स में भी क्रिकेट टीम जाती है। अब बात ये है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर आगे बढ़ता है, कितनी कितनी चीज़ों को ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, आएगी बिल्कुल। तो जब हम अपनी पूरी टीम्स को देखें, ब्लाइंड क्रिकेट टीम को तो आप लिटरली अगर पूरी टीम को स्पॉन्सर करते हैं, किसी स्पेशल प्लेयर को भी नहीं करते, सारी टीम को कर देते हैं, उतना जितना आप एक प्लेयर को सपोर्ट करते हैं रेगुलर क्रिकेट टीम की, तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जब जिम्मेदारी उठाता है, आप पानी लगा रहे हैं, वेल्स लगा रहे हैं, आपका कहीं पे लाइटिंग का करा रहे हैं सिस्टम, कहीं तालीम के सिस्टम्स बना रहे हैं, कहीं सेहत के, तो वहाँ पे जो हमारी 10% आवाम है जिनमें से लोग हाई अचीवर्स बन के निकल रहे हैं और एग्जाम्पल बन रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। जी, सबको मिलके ही करना चाहिए। ऐसे ही है जैसे नॉर्मली हम वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, या सारी चीज़ें इतनी हाइप मिलती है सबको, तो ये भी चैंपियन है तो होना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। इनका तो है भी मुश्किल। अभी तक की जो स्पोर्ट है ना, मैं उसमें आपको मैं अचीवमेंट्स हमारी थोड़ी सी हाईलाइट कर दूँ कि 2002 में हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, फिर 2006 में हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है माशाल्लाह, और इसके दरमियान हमने बहुत सारी 17+ हमने हमारी जो क्रिकेट है उसने सीरीज़ खेली है, तो वो सारी की सारी जीती है 17+। और फिर हमने T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली जीता 24 में, दिसंबर 2024 में। 23 में हमने इब्सा गोल्ड मेडल जीता है, इब्सा वर्ल्ड गेम्स हुई थी यूके बर्मिंघम में, वो हमने विन की है। वहाँ में 17 नेशन थी यूके में ना। बिल्कुल। तो सलमान बेटा बात वही है ना, एट द एंड ऑफ द डे, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी एंड में कि बेटे एक तो एंड में किस तरीके से आप लोगों को हेल्प आउट किया जा सकता है, और दूसरी बात आपका पैगाम उन लोगों के लिए जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जिनके घर में कोई ऐसा बच्चा है या जो खुद ऐसी सिचुएशन में है जिनको लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसी चीज़ हो गई है जैसे देख नहीं सकते या चल नहीं पाते, तो बेटा वो भी आपसे मैसेज लूँगी। वही मैं मैम जैसे बदर बता रहे थे कि पीसीबी बहुत अच्छा कर रहा है। दुनिया में कोई भी ब्लाइंड की जो टीम्स बनी है, एसोसिएशन बनी है, उनका कोई भी बोर्ड जो है ना, नॉर्मल बोर्ड, उनको सपोर्ट नहीं करता इंडिया में भी नहीं इवन के करता। पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो अपनी टीम, ब्लाइंड टीम को भी साथ लेके चलता है। और जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है, आप जैसे कह रही थी कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, क्योंकि जैसे आप नॉर्मल जो क्रिकेटर्स हैं, नॉर्मल एथलीट हैं, जैसे अरशद नदीम को ही आप देख लें, उनको आपने सपोर्ट किया है, जैसे उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया ओलंपिक में, तो उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा उनको प्राइवेट सेक्टर ने सपोर्ट किया। तो इसी तरह से ये जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, ब्लाइंड एथलीट्स हैं, ये भी उसी तरह से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इनके अंदर भी वही जज्बा है जो एक नॉर्मल बंदे के अंदर है। और मेरा पैगाम ये है कि कभी भी अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको अपने ऊपर वो हावी ना करें, अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी बनाएं, एक ज़िंदगी को
रेस की तरह नहीं, इंजॉय करके एक जर्नी की तरह जिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा जीने में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। सो प्राउड ऑफ यू। अब मुख्तार तुम्हें किस दिन बुलाऊंगी सेपरेट बात करने के लिए कि अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आज तो हमने टोटल फोकस अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम पे करना था। आपकी अचीवमेंट्स भी बहुत हैं, आपसे भी वन ऑन वन एक ड्यू है। बेटा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, इट्स 12 o'clock एंड वी हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच, आई लिसन टू यू आफ्टर द प्रोग्राम। सो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी आज तो हमने बहुत ही लेट कर दिया प्रोग्राम। खुदा हाफिज़।